जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है आपका आज का जो टॉपिक है वह बेहद ही महत्वपूर्ण है, और वो भी किसके लिए, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। यानी कि आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो, ये टॉपिक दोनों जो है आप क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना जो है आपका फिजिक्स हिलने वाला नहीं है। टॉपिक है फिजिक्स का, लेकिन ये यूज होगा मैथ और फिजिक्स दोनों के अंदर। इस टॉपिक का नाम है जो है आपका फिजिकल मैथमेटिक्स। फिजिकल फिजिकल मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में इसका नाम है आपका भौतिक गणित। कौन सा गणित कहते हैं इसको हम लोग? भौतिक गणित के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रखिएगा। क्लास 11th के लिए भी है और आपका 12th के लिए भी है। और ये आपका, अगर आप मैथ ग्रुप से पढ़ रहे हो या बायो से पढ़ रहे हो, दोनों के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो है आपके ये है आपका, जब फिजिक्स क्लास 11th की जब फिजिक्स आप खोलेंगे तो उसके अंदर जो है ये आपको देखने को मिलेगा आपका फिजिकल मैथमेटिक्स। तो उस फिजिकल मैथमेटिक्स में जो है आपका नाम है आपका फिजिकल मैथमेटिक्स, यानी भौतिक गणित। लेकिन आपका टोटल जो है आपको गणित से ही रिलेटेड जो है इसमें बात करनी है, और वो भी मात्र दो टॉपिक जब इसको पढ़ेंगे तब जा करके आपका फिजिकल मैथमेटिक्स खत्म होगा। और ये जो फिजिकल मैथमेटिक्स है, आप फिजिक्स जब तक पढ़ेंगे, या क्लास 11th पढ़िए 12th पढ़िए, उसमें हर एक टॉपिक में जो है आपका जो है ये फिजिकल मैथमेटिक्स आने वाला है। ये नहीं है कि केवल एक स्पेशल चैप्टर है और इसी स्पेशल चैप्टर में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, ऐसी नहीं है। ये जो है आपके हर एक चैप्टर में ये इस मैथ का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर के नाम से दे दिया गया है फिजिकल मैथमेटिक्स। लेकिन है ये प्योर जो है मैथमेटिक्स, लेकिन यूज होगा आपका फिजिक्स के अंदर। इसलिए फिजिक्स में इस चैप्टर का नाम दे करके और फिजिक्स में एक स्पेशल टॉपिक बनाया है जिसका नाम है फिजिकल मैथमेटिक्स। अब आए देखते हैं ये फिजिकल मैथमेटिक्स जो है आपका, ये फिर समझा दे रहे हैं, क्लास 11th 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये है क्लास 11th के सिलेबस में। लेकिन जो अगर आपके क्लास 11th के सिलेबस में है लेकिन 12th में भी इसका प्रयोग है, अगर 12th में भी बहुत सारे इंटीग्रेशन का प्रयोग आएगा, डिफरेंशिएशन का प्रयोग आएगा, अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो उसके जो है आपको जो है डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों समझ में नहीं आएंगे। तो कृपया करके इसको जो है आपको पेशेंस बना करके और इसको अच्छे से पेन कॉपी ले करके पढ़ लीजिएगा, और घबराइएगा नहीं कि जो है वीडियो लंबा हो रहा है। ये वीडियो लंबा ही होगा क्योंकि जो है आपको एक एक कंसेप्ट इसमें सिखाने वाले हैं, बेसिक से उठाएंगे, ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। तो ये जो है आपका फिजिकल मैथमेटिक्स के अंदर जो है हम लोग कौन कौन से जो है टॉपिक पढ़ेंगे, तब जा करके ये आपका भौतिक गणित खत्म होगा। तो ध्यान से देखना, इसको दो टॉपिक में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक का नाम होगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, एक का नाम होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा जो होगा आपका इंटीग्रल कैलकुलस। यानी कि ये जो है एक डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से होगा और दूसरा होगा इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से। इसको जो हम लोग कहते हैं आपका अवकलन गणित, और इसको कहते हैं समाकलन गणित। इस तरीके से दो टॉपिक में अगर हम लोग दो पार्ट में अगर इसको पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट जो होगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकंड पार्ट होगा आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इस तरीके से दो पार्ट में हम लोग पूरे जो है फिजिकल मैथमेटिक्स को खत्म करेंगे, तब जा करके आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करें या फिजिक्स के जो है आप डेरिवेशन समझें, कोई आपको समस्या होने वाली नहीं है।
मज़ा ही मज़ा आएगा। लेकिन जो है जब इसको अच्छे से समझ जाएंगे और इस पर थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम बार बार आपके पेपर में पूछता रहता है, तो इस तरीके से जो है आपको तब जा करके ये जो है आपका टॉपिक जो है आपका इंटरेस्टेड भी हो जाएगा, और जो है हर एक चैप्टर में जो आपका फिजिकल मैथमेटिक्स का प्रयोग किया जाएगा वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अदर इसको आप स्किप करके सोचते हैं कि हम बायो वाले हैं, हम इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएं, हमारे यूज का नहीं है, एंड फिर कह रहे हैं, तब आपको फिजिक्स जो है समझ में ही नहीं आएगा, आपके एंटीना से जो है ऊपर चला जाएगा और आप कहोगे अरे यार फिजिक्स बहुत हार्ड लग रहा है। फिजिक्स इसलिए हार्ड रहेगा क्योंकि आपने एक चैप्टर है फिजिक्स के अंदर उसको पढ़ा ही नहीं, जिसका नाम है फिजिकल मैथमेटिक्स। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये हमेशा आपको दुख दर्द देता ही रहेगा। तो कृपया सावधान होकर के इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको सारा वीडियो मिलता रहेगा। तो आज जो है बेसिक आज की जो वीडियो है वो आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड है, केवल आपका अवकलन गणित से संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो आज का वीडियो स्पेशल फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा वीडियो आएगा आपका इंटीग्रल कैलकुलस, तब जाकर के ये टॉपिक खत्म होगा। आइए जो है हम लोग अब इसके बारे में बात करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में जो है आपको जनरली आपको ऐसे जो है आपको मिल जाएगा कि dy अपॉन dx, इसको हम लोग कहेंगे dy अपॉन dx को कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y। इसको क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बता रहा है कि y का डेरिवेटिव हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर ऐसे लिखा रहे आपका, तो यहाँ पर dp लिख दिया गया ना, इसको पढ़ोगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू p, p के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हो रहा है, जो नीचे है उसी के रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव आपका हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं अवकल गुणांक। इसी dy अपन dx को क्या कहा जाता है, dy अपन dx को कहते हैं अवकल गुणांक। क्या कहते हैं, इसी का जो है आपका नाम होता है आपका अवकल गुणांक या अवकलन गुणांक। ठीक है, तो ये जो है आपका अवकलन गुणांक अगर कोई पूछेगा क्या है, तो वही आपका dy अपन dx ही अवकलन गुणांक कहा जाता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो नीचे है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसी को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो नीचे है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि आपका इसको कहेंगे कि यानी कि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी अवकलन हो रहा है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हो रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ से आता है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, अब सारी। तो आज हम लोग जो है आपका डिफरेंशिएशन से ही बात करेंगे। तो इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला पार्ट आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो लिख लीजिए आपका डिफरेंशिएशन, यानी कि जो है हम लोग आज अवकलन के ही बारे में केवल बात करेंगे। चले देखते हैं, ध्यान समझते हैं क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन, यानी dy अपन dx आखिर में एक्चुअल में आता कैसे है। तो उसको हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो आप जो है क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, और आपका 11th में भी पढ़े होंगे। 11th में क्या कि अगर दो पॉइंट दिया रहता है, एक पॉइंट आपका x1 y1 और दूसरा पॉइंट जो है आपका x2 y2, और पूछ देता है कि आपका इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप कितना होगा। तो आपका लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप निकालने का जो फार्मूला होता है m बराबर tan θ इजिकल टू y2 माइनस y1 बटे
x2 माइनस x1। ये आपके स्लोप निकालने का फार्मूला होता है। कब? जब 2 पॉइंट आपको दिया हो, यानी 2 पॉइंट दिया रहे तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। यम बराबर स्लोप को यम से रिप्रेजेंट करते हैं, या यम बराबर जो है टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये अब पूछेंगे, बहुत बच्चों के दिमाग में नहीं कर रहे सर जी ये जो है आपने स्लोप निकालने का फार्मूला बता दिया। स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का आपने स्लोप निकालना बता दिया। यम इज इक्वल टू टेन थीटा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस y1। लेकिन एक्चुअल में ये आप हमको नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में स्लोप क्या होता है। स्लोप निकालने के लिए फार्मूला जान गए y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। 2 पॉइंट दिया रहे तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप निकालना है तो फार्मूला लगा दिया जाता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। लेकिन एक्चुअल में स्लोप क्या होता है, आधा तो यही नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में स्लोप क्या होता है। तो आओ पहले स्लोप ही तुमको समझा देते हैं कि एक्चुअल में स्लोप क्या होता है। तो कोई भी जो लाइन है, जो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो कोई भी जो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर के तरफ, यानी कि जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, तो इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन जो एंगल बनाती है उसी को कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। तो ये जो लाइन आपकी ये जा रही है, मान लीजिए कि ये लाइन ए बी है, तो इस लाइन ए बी का जो है एक्स एक्सिस के साथ झुकाव कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। इसी थीटा को क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। तो कोई पूछो ये स्लोप क्या है, तो यानी कि स्लोप है जो है आपका कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बनाती है उसी को स्लोप के नाम से जानते हैं। तो ये जो यहाँ थीटा बना रहा है ये लाइन ए बी, तो इसको हम लोग स्लोप ऑफ लाइन कहेंगे। इस लाइन ए बी का स्लोप है, लेकिन वो जो भी हम लोग स्लोप लेंगे वह एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर लिया जाएगा। तो ये जो है आपका स्लोप है। तो स्लोप समझ गए, यानी कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस यहाँ ध्यान से रखना, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स अक्ष के साथ जितनी डिग्री के कोण बनाती है उसी को स्लोप कहते हैं। उस लाइन का ढाल कहते हैं, झुकाव कहते हैं। तो समझ में आ गया स्लोप क्या होता है। उसी आपके लाइन का, जो लाइन 2 पॉइंट से होकर के पास कर रही है, तो उसका स्लोप निकालने का फार्मूला होता है यम बराबर टेन थीटा, या टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। स्लोप को यम से लिखते हैं, या यम बराबर होता है टेन थीटा, और इसकी वैल्यू होती है y2 में से y1 को घटा लेते हैं और नीचे जो है आपका x2 में से x1 को घटा लेते हैं। इस लाइन का पता चल जाता है कि x एक्सिस के साथ कितना डिग्री के कोण बनाएगी, या थीटा बता देगा कि x एक्सिस के साथ कितना डिग्री के कोण बनाएगी। वही थीटा उस लाइन का झुकाव कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो स्लोप का पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ। भैया स्लोप क्या होता है, यानी कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ जितने डिग्री के कोण बनाती है वही उसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया आपको, ये ध्यान से देखेंगे, ये जो आपकी एक लाइन है जो ऐसे है और यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना करके जाती हुई, इस लाइन का नाम है मान लीजिए कि ए बी। तो ये जो लाइन ए बी जो जा रही है एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है, 45 डिग्री के कोण बना रही है। तो इसका स्लोप जो हो जाएगा यम बराबर टेन थीटा होता है। तो यम बराबर टेन, थीटा के जगह पर रख देंगे 45, तो यानी इसका जो स्लोप हो जाएगा टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 आएगा। यानी इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल लिया जाता है आपका। लेकिन अगर यही नहीं कहता कि ये जो है आप स्लोप हमको ये बताओ, एक लाइन जो है 2 पॉइंट जो दे दिया, एक 2,4 और एक दे दिया जो है आपका जो है 5,6, इससे पास करने वाली एक लाइन आपका ए बी कह देगा और कहेगा इस लाइन ए बी का स्लोप बताओ, इस लाइन ए बी का स्लोप बताओ। तो स्लोप निकालने का इसका फार्मूला सीधे लिखना है एम बराबर क्या, y2 माइनस y1, फार्मूला वही लगाना y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। जब कोऑर्डिनेट दिया रहे तो इस फार्मूला से निकाल लिया जाता है स्लोप कितना आता है। तो जल्द बता दो कितना, y2 माइनस y1, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y2 में से y1 घटा लो तो y2 का मान 6 है, तो 6 और y1 का मान 4 है, तो 6 में से 4 गया
और यहाँ कितना है आपका x2 का मान यहाँ 5 है और यहाँ x1 का मान कितना है 2 है। यहाँ कितना आएगा 6 में से 4 गया 2 हो गया और 5 में से 2 गया 3 आ गया, यानी इसका स्लोप आ गया m बराबर 2/3। कितना आ गया 2/3। तो इस तरीके से किसी भी लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। कोऑर्डिनेट दिया रहे तो ये फार्मूला लगाना, और नहीं तो सीधे सीधे अगर एंगल दिया रहे कि भैया एक्स एक्सिस के साथ इतना डिग्री के कोण बना रही है तो उसका स्लोप निकाल देना, m बराबर tan थीटा। क्या लगा दोगे m बराबर tan थीटा। और कोऑर्डिनेट दिया रहे तो y2 - y1 बटे x2 - x1। तो इस तरीके से आपने एक चीज समझ गए, भले से आप हाई स्कूल में पढ़े हो या 9th में पढ़े हो या 9 पढ़े हो, आपने यहाँ जान गए कि स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है। अब ढाल कह रहे हैं तो थोड़ा सीबीएसई बोर्ड वाले कह रहे हैं सर जी ढाल क्या समझा रहे हैं। अरे भैया यूपी बोर्ड वाले भी हैं तो उनको जो है आपको हिंदी में इसी को ढाल या झुकाव कहते हैं, यानी कितना ये झुका हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना झुक करके जा रहा है, 45 डिग्री झुक करके जा रहा है, तो यही इसका स्लोप है या ढाल है। तो आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे ढाल के बारे में। अब हमारा टॉपिक था अवकल गुणांक। तो अवकल गुणांक को समझने का प्रयास करते हैं कि ये अवकल गुणांक क्या कहता है। अब समझाएंगे आपको अवकल गुणांक तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने स्लोप का कंसेप्ट जान लिया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए कि आपका कोई एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व है आपका y = f(x). f(x) कोई कर्व है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक कोई पॉइंट ले लिया P और यहाँ पर एक पॉइंट आपने ले लिया Q। इस कर्व का नाम है y = f(x). कोई एक कर्व है, कोई एक वक्र है, इस वक्र का नाम क्या है y = f(x). और ये जो है आपका ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। अब इस पॉइंट को जो है आपका P और Q से होकर के जाने वाली कोई एक लाइन खींच दीजिए। तो P और Q से होकर के जाने वाली ये लाइन है, इसको और आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। तो ये यहाँ पर एक एंगल बना रही है अल्फा डिग्री। हमने मान लिया कि ये जो लाइन है PQ, तो ये लाइन PQ कितने डिग्री के कोण बना रही है, तो P और Q से जाने वाली जो लाइन है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, अल्फा डिग्री के कोण बना रही है। किस एक्सिस के साथ, एक्स अक्ष के साथ। तो एक्स अक्ष के साथ ये अल्फा डिग्री कोण बनाते हुए PQ लाइन जा रही है। तो ये बताओ P का यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो इस कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x कामा जो है आपका fx। ये आपका एब्सिसा है, ऑर्डिनेट है, तो ये x कामा fx हो गया। यानी कि आपका जब x है तो y की वैल्यू कितना है fx है। ठीक है, अब हम मान लीजिए थे P से Q जब पहुंचे हैं, थोड़ा सा P से पॉइंट Q थोड़ा ऊपर है, तो हम मान लेते हैं डेल्टा x की वृद्धि करते हैं इस पॉइंट P से Q तक जाने में। तो यानी कि आपका डेल्टा x अगर ऊपर जाते हैं तो हमको एक पॉइंट Q मिल जाता है। तो Q का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो Q का कोऑर्डिनेट इस x में जो है डेल्टा x जोड़ दीजिए, तो x प्लस डेल्टा x। फिर उसके बाद से जो है जब x की वैल्यू जो है x था तो यहाँ fx था, अब यहाँ x प्लस डेल्टा x है तो यहाँ कितना हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया और ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो x प्लस डेल्टा x कामा f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इस तरीके से हमने दोनों पॉइंट के का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, एक P का भी और Q का भी। यहाँ x था तो यहाँ fx, यहाँ देखो x प्लस डेल्टा x है तो यहाँ भी f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो गया। यानी कि ये एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। तो इस तरीके से हमने P और Q का कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब P और Q का कोऑर्डिनेट अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उसका स्लोप कैसे निकाला जाता है, अभी हमने फार्मूला पढ़ाया आपको। क्या फार्मूला था, तो यानी कि स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ। तो PQ का अगर हम स्लोप निकालें तो m बराबर निकालेंगे क्या, तो m बराबर tan थीटा लिखें, या जो है m बराबर वही y2 - y1 बट्टे
x2 माइनस x1। अब फार्मूला पर रख दो। y2 का काम ये तो है आपका, ये जो है आपका x1 का काम कर रहा है, ये y1 का काम कर रहा है, ये x2 का काम कर रहा है, ये y2 का काम कर रहा है। तो y2 माइनस y1, तो यानी इसमें से दिस कर दीजिए, तो कितना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा, x2 में से x1 घटाइए तो x2 की वैल्यू कितना है, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x। ये किसकी वैल्यू आ गया, यम का मान आ गया। यानी यहाँ देखें x से x क्या हो गया, स्वाहा हो गया। तो बस बचा तुम्हारा कितना है, तो यम बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे क्या बचा आपका डेल्टा एक्स। तो ये जो है आपने जो है यम का वैल्यू निकाला, स्लोप निकाला। अब ध्यान से थोड़ा सा देखना, अगर हम क्या करने जा रहे हैं कि ये Q को जो है, अब ये डेल्टा एक्स को अगर हम जीरो कर दें, डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड करें, तो Q जो है हमारा धीरे धीरे खिसक कर कहाँ आ जाएगा, P पर चला आएगा। तो Q जो है टेंड होकर के P पर आएगा, लेकिन कब, तब यहाँ लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना, ऊपर लिख रहे हैं इफ, अब यहाँ लिखेंगे इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये 10 का साइन है, लिमिट में पढ़े होंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, जीरो के करीब पहुंच रहा है, यानी धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है, यानी जीरो नहीं है। यानी कि जो है अब आपका जो है, आप कहते हैं किसी से हमने दोस्ती किया है, लेकिन उसके अभी दिल के करीब में नहीं पहुंचे हैं, यानी कि पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि अब ये तो डेल्टा एक्स जीरो पर नहीं पहुंचा है, जीरो इसको नहीं पढ़ेंगे कि डेल्टा एक्स जीरो के बराबर है, नहीं, डेल्टा एक्स जीरो के करीब पहुंच रहा है, इसको टेंस टू पढ़ते हैं, यानी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा। ये बताओ अगर डेल्टा एक्स जीरो होगा तो क्यू वाला पॉइंट धीरे धीरे खिसक कर कहाँ आ जाएगा, पी पर। जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाने लगेगा, इसका मतलब डेल्टा एक्स का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तो क्यू कहाँ धीरे धीरे आ जाएगा, पी पर चला आएगा। तो जब पी पर आएगा तो पी से होते हुए हम चाहें तब एक ठो टेंजेंट खींच सकते हैं। तो P से होते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए, P से टच होते हुए हमने एक लाइन खींच दिया, ये जो लाइन है P से होते हुए जा रही है, P पॉइंट से होते हुए लाइन जा रही है, तो ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ कोण बना रही है, इस एंगल को मान लीजिए क्या है, थीटा है। तो अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो Q किधर चला आएगा, तो Q जो है आ जाएगा P के तरफ, Q जो है P के तरफ चला आएगा, और तब जो है आपका देन जो है आपका अल्फा की जो वैल्यू होगी, तब जो होगा जो आपका अल्फा की जो वैल्यू होगी वो अल्फा किधर टेंड कर जाएगा, थीटा की तरफ टेंड करेगा। यानी कि जो है क्या पूरा आपको पूरा बोर्ड जहां लिख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चले आइए देखिए। तो डेल्टा एक्स अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो क्यू किधर भाग रहा है, क्यू तुरंत पी की तरफ आ रहा है, क्यू पी की तरफ आ रहा है। तो जब क्यू पी की तरफ आ जाएगा तो तब तो ये लाइन अब हमारी ऐसी बन जाएगी, एक टेंजेंट हमारा ऐसे चला जाएगा, तब हमारा अल्फा जो है वह किधर टेंड कर जाएगा, थीटा की तरफ। तो अल्फा की वैल्यू किधर हो जाएगी, थीटा की तरफ टेंड कर जाएगी, अल्फा अब अल्फा ना होकर के थीटा हो जाएगा। लेकिन कब, जब इस तरह के कंडीशन फॉलो करेगा तब। तो वही हमने बात को यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो अब चलिए आइए जो है आपका कहानी क्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हो जाएगा आपका, तो यहाँ से अब क्या मिलेगा, यम बराबर, इसलिए अब यम बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यम बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी कि डेल्टा, अब लिमिट का कंसेप्ट आ गया, डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि जब डेल्टा एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी है जो जीरो की तरफ जाने वाली है, तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो ये जब डेल्टा एक्स टेंस टू आपका जीरो हो गया, तो यहाँ क्या और बगल में क्या लिखा हुआ है सब उतार दो, कितना एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और अपान में कितना डेल्टा एक्स। अब ये जो है ये बता देना जो है आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये जो है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपन डेल्टा एक्स। तो ये बताओ
जो है आपका एक तो जो है आपका ये भी जो है आपका फार्मूला है, ठीक है, स्लोप निकालने का किसी कर्व का। अब अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर देखना, ऊपर जो क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये जो है वाई कोऑर्डिनेट में चेंजिंग है, यही तो हमने लिखे थे, y2 माइनस वाई वन, एफ ऑफ डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, और नीचे किस कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा था, x कोऑर्डिनेट में, x2 माइनस x1, y2 माइनस y, तो यानी ऊपर वाला y में चेंजिंग है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, ऊपर वाला y कोऑर्डिनेट में चेंजिंग है और नीचे डेल्टा एक्स x कोऑर्डिनेट में चेंजिंग था, तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख देंगे क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये डेल्टा वाई है ऊपर वाला और नीचे वाला डेल्टा एक्स है। अब इसी पूरे वैल्यू को इतने को इसी पूरे कहानी को इतने को अब इतना न लिख करके इसी को लिखा जाता है डी वाई अपान डी एक्स, यही m की वैल्यू है, तो m बराबर आ गया कितना, डी वाई अपान डी एक्स, यही पूरे डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, इस पूरी कहानी को ही क्या बोला जाता है, डी वाई अपान डी एक्स, और इसी डी वाई अपान डी एक्स की हमको आवश्यकता थी, जिसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई, इसी डेल्टा डी वाई अपान डी एक्स अभी लिखे थे स्टार्टिंग में, इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को कहते हैं अवकल गुणांक, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपन डी एक्स का कंसेप्ट कहाँ से आता है, हमने पूरा जो है उसको निचोड़ यहाँ पर आपके सामने रख दिया, इसी को कहते हैं अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि इसको किसके नाम से जानते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आपने जान गए कि हाँ जो है आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या कह रहा है, यानी कि डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, और ये हमने आपके सामने रख दिया, कैसे आया होते हुए हमने यहाँ पर पहुँच गया, ये आपके सामने ग्राफ था, इसका डायग्राम था, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हाँ डिफरेंशिएशन कहाँ से आता है, डी वाई अपान डी एक्स की कंसेप्ट कहाँ से आता है, तो डी वाई अपान डी एक्स और कुछ नहीं है, किसी पॉइंट पर किसी लाइन का स्लोप बताता है, यम बराबर लिखा गया ना, यम बराबर डी वाई अपन डी एक्स, यम क्या है, स्लोप ही तो था, यहाँ से स्लोप ही तो निकालते हुए चल करके यहाँ पर पहुंचे हैं, तो यानी कि डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं है, वो क्या है, किसी लाइन का किसी पॉइंट पर स्लोप है, एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का वो एंगल बनाते हुए लाइन जा रही है, वह स्लोप ही बताता है, स्लोप को ही डी वाई अपन डी एक्स कहते हैं, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, यानी अवकल गुणांक कहते हैं। तो कोई पूछे भैया अवकल गुणांक क्या है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्व का स्लोप ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है, एम बराबर डी वाई अपन डी एक्स, एम बराबर क्या आ गया, डी वाई अपन डी एक्स, ये डी वाई अपन डी एक्स किसके जगह पर आया है, इस पूरे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, इस पूरे कहानी के जगह पर हमने क्या लिख दिया, डी वाई अपन डी एक्स, इधर से एम चल रहा था तो एम की वैल्यू आ गई। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। अब आएंगे, ध्यान से देखिएगा आगे की कहानी, लेकिन आपके बुक में जो है एनसीईआरटी में जो है आपके ये नहीं दिया होगा, ये फार्मूला नहीं दिया होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने, जो है आपका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, यानी कि जो है आपको लिखा होगा सीधे सीधे, यानी कि ये लिखा होगा डी वाई अपान डी एक्स, ये डी वाई अपन डी एक्स के ही तो वैल्यू है, ये डी वाई अपन डी एक्स यम के बराबर है, तो यम के जगह पर तो हम डी वाई अपन डी एक्स लिख सकते हैं, तो डी वाई अपन डी एक्स लिखिए, और जहाँ डेल्टा एक्स है उसको एच से हटा दीजिए, ये जो है आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, डेल्टा एक्स को किसे हटा दीजिए, डेल्टा एक्स को जो है डेल्टा एक्स के जगह पर एच रख दो, और एच भी क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, एच क्या है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो डेल्टा एक्स के जगह पर हम रख करके एक नया फार्मूला बनाना चाहते हैं, जिसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ये याद रखो तो भी सही है, और नहीं तो जो लिखने जा रहे हैं उसको याद रखना, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स जब एच रखना है तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो था, तो अब तुम लिखोगे एच टेंस टू जीरो, क्या लिखोगे, एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और आपान में कितना हो जाएगा एच, यही आपका
dy/dx का फार्मूला होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। क्या फार्मूला? dy/dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटे h। यही आपका डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला है। तो आप इसको याद रखो चाहे इसको याद रखो। यहाँ डेल्टा x को हमने किससे हटा दिया? h से हटा दिया। h एक बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, जिस तरह से डेल्टा x था उसी तरीके से आपका h है। तो इसको याद रखना चाहे इसको याद रखना, डेरिवेटिव आपका निकल जाएगा किसी भी फंक्शन का। dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटे h। अब आओ जो है इस पर जो है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा। जैसे आपको जो है आप देखे भी होंगे कि ऐसे जो है आपका कुछ फंक्शन लिख देता है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n और कहता है इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ, इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ, यानी कि जो है इसका dy/dx बताइए। तो इसका जो है डिफ्रेंसिएशन आता है n x टू द पावर n माइनस 1। कितना आता है? n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि जो है x टू द पावर n का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy/dx तो पावर पहले आ जाएगा और उस पावर में से एक तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में फार्मूला कहाँ से आया, क्यों आया? इसी फार्मूले पर रख करके निकालोगे तो आएगा। इसी फार्मूले से रख करके निकालेंगे तो ये फार्मूला निकल करके आता है dy/dx x टू द पावर n का। ठीक है, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy/dx x टू द पावर n। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव यही आता है, कितना? n x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 1। तो आपने जान गए कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव कितना आता है। x टू द पावर n का डेरिवेटिव आता है n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1। अब ये फार्मूला जो है आपको कहाँ से आया, कैसे आया? इसी फार्मूले पर रख करके निकालोगे तो आएगा। ठीक है, तो ये जो है अब इसका प्रूविंग बताने की आपको जरूरत नहीं है कि वह जो है आपको कहाँ से आया, इसी फार्मूले से आएगा, रख करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आपको उतना समय नहीं रहेगा कि इस फार्मूले का डेरिवेशन करें, इसका प्रूफ करके दिखाएं। आप सीधे फार्मूला याद रखें जो है आप प्रॉब्लम बना लेंगे। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ चुके होंगे। अब आइए जो है हम कुछ जो है आपको इस पर जो है आप प्रॉब्लम एग्जाम्पल करा देते हैं। तो एक फार्मूला है तो आपने इसको याद रखिएगा कि x टू द पावर n का जो है डेरिवेटिव कितना होता है। तो n पहले आता है, उस पावर में से एक तो घट जाता है। जैसे हम आपको दे देंगे dy/dx ऑफ x टू द पावर 7, x टू द पावर 7 का x के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखना यहाँ जो लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है, बाकी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। जो यहाँ होगा वही यहाँ वेरिएबल माना जाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा। तो बताओ x टू द पावर n वाला के किया तो कैसे आया है? x टू द पावर n का n पहले आया और उस पावर में से एक तो माइनस हो गया, n माइनस 1। देखो लिखे तो तुम्हारा x टू द पावर 7 है तो क्या कर दोगे? 7 पहले आ जाएगा और उसमें से एक माइनस हो जाएगा, कितना? x टू द पावर n माइनस 1, तो यानी 7 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 7x टू द पावर 6। ये आपका रिजल्ट आ गया, किसका डेरिवेटिव? x टू द पावर 7 का। इसी तरीके से कोई पूछ देगा नहीं dy/dx इसका बताइए x टू द पावर 3 का, तो कितना हो जाएगा? 3 पहले ले लो और उस पावर में से एक तो माइनस कर दो, 3 में से एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 2, तो 3x²। इसी तरीके से इसका बताइए जो है dy/dt। अब dy/dt देखा ध्यान से, यहाँ dy/dt लिखे यानी कि अब t का फंक्शन रहेगा, तो यानी अब रहेगा आपका t का पावर 4। तो t का पावर 4 का यहाँ dt के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ फंक्शन t का है और dt के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकल गुणांक बताना है। तो इसे यही फार्मूला लगाओ x टू द पावर n वाले का, n पहले आएगा, पावर में से एक तो घट जाएगा, तो घटा दो, कितना होगा? 4 पहले आ जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा, तो 4 में से घटेगा, कितना हो जाएगा? 3, तो इसका आएगा 4t टू द पावर 3। तो इस तरीके से कोई भी अगर आपके पास फंक्शन दिया रहे तो उसका x टू द पावर n वाला कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो ये फार्मूला बस आप याद रखिएगा, पावर पहले आता है, पावर में से एक तो घट जाता है।
अब चलते हैं कुछ जो है आपका इम्पॉर्टेंट और फार्मूला है। ये तो ए का भी फार्मूला होगा, एक्स टू द पावर एन वाले का। आपको आपको ऐसे दे देगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव बताना है। डी बाई डी एक्स क्या बता रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है, किसका डेरिवेटिव हो रहा है, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बता दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका कॉस एक्स होता है। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का कितना होगा, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सारा जो है फार्मूला लिख रहे हैं, याद रखना है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अवकल गुणांक किसका, टेन एक्स का कितना आता है, सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसका करने जा रहे हैं, कॉट एक्स का। कॉट एक्स का होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स आपका जो है सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद से जो है आपका डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस तरीके से जो है टेक्नोमेट्रिकल के जो 6 फार्मूला है हमने आपके सामने उपस्थित करा दिया। ध्यान से देखें, साइन एक्स का कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन बताओ, यानी अवकल गुणांक बताओ, तो कह देना साइन एक्स का कास एक्स, कास एक्स का कहेगा तो माइनस साइन एक्स चिन्ह के साथ बताएंगे, माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये तो हो गया टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन का। और भी कुछ देख लेंगे, और आपके सामने आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी का आने का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा जीरो आएगा। आपको सामने लिख देगा y इज इक्वल टू 5, कहेगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर जीरो आ जाएगा, क्योंकि 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको जो है ये याद रखना है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। एक और लिख लीजिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है। ये फंक्शन ऐसा है, इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इतना जो है समझ चुके होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे ध्यान से देखते हैं। अगर दो फंक्शन, अगला फार्मूला, अगर दो फंक्शन आपका जो है प्रोडक्ट के रूप में है u और v, या जो है आपका, तो इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे है, u को पहले लिख लेते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी dv अपन dx, प्लस अब v को लिख लेते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं du अपन dx। इस तरीके से जो है आपका अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है तो उसका इस फार्मूले से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लो, डी बाई डी एक्स अगर आपको दे दे रहा है, देगा आपका ऐसे लिख देगा x और साइन एक्स। ठीक है, ऐसे दे दे, तो दो फंक्शन हो गया ना, एक x हो गया, एक साइन एक्स हो गया, तो ये प्रोडक्ट के रूप में है ना, तो ये प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। पहले u, तो u यानी पहला फंक्शन, यानी कि इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, तो u यानी फर्स्ट वैसे उतार लो x, और डी बाई डी एक्स किसका, सेकेंड का, यानी v वाले का, तो v वाले का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स, साइन एक्स लिख दो, फिर प्लस, अब सेकेंड वाला वैसे उतार लो साइन एक्स, और किसका करोगे डेरिवेटिव, u का, u यानी फर्स्ट का, तो डी बाई डी एक्स किसका, x का, तो चलो x तो रहने दो, डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, कॉस एक्स, ये कॉस एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स वैसे अब यहाँ रहेगा x का डेरिवेटिव,
एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। भैया अभी तो बताए हैं, एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही तो आएगा। ध्यान से देखो कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 बना लो ना। एक्स टू द पावर एन वाला भी फार्मूला आपको पढ़ाए हैं, क्या एन पहले आ जाता है, पावर इसका क्या होगा, पहले आएगा, तो 1 पहले आ जाएगा, पावर में से 1 घट जाता है, तो 1 है, 1 में से घटाओ कितना होएगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1 यानी रिजल्ट 1। तो एक्स का डेरिवेटिव जो है एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो वही हमने एक्स का डेरिवेटिव कितना कर दिया, 1। साइन एक्स तो वैसे लिखना था, इसका तो करना नहीं है क्योंकि साइन एक्स का यहाँ हो गया है, एक्स का करना था तो ये हो गया। तो ये यू और भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, इस तरीके से जो है आपका इस तरीके से दे देगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x ऐसे लिख देगा। तब इसको कैसे करोगे, तो इसको साइन 2x लिखा है ना, तो तुम अपने दिमाग में ये इमेज बनाओ कि ये x लिखा है, 2x नहीं लिखा है, क्या लिखा है, x लिखा है। तो ये बताओ साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x। तो साइन 2x का कितना हो जाएगा, cos 2x, और फिर डी बाई डी एक्स, यहाँ जो है 2x है ना, x तो है ना कि x का करने पर 1 आता है, तो यहाँ 2x का भी करना पड़ेगा। तो 2x का डेरिवेटिव करो, तो ये तो हो गया आपका cos 2x। अब ये 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, और डी बाई डी एक्स किसका करोगे, x का। x का डेरिवेटिव कितना आता है, x का डेरिवेटिव जो है आपका 1 आएगा। तो कितना आ गया, 2। 2 का 2 में मत मल्टीप्लाई कर देना, महाभारत हो जाएगा। इस 2 को अब आगे लिख लो, कितना आ गया, 2 cos 2x, 2 cos 2x। तो ये इसका डेरिवेटिव आया। कहे सर ये 2x का करना पड़ेगा क्या, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, क्यों, क्योंकि जो है आपने अगर साइन x का जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं तो आप सीधे सीधे लिख देते हैं cos x। कहे सर साइन एक्स का सीधे cos लिख देते हैं, इसके एंगल का नहीं करते हैं, आप इसमें एंगल का किए हैं, तो भैया यहाँ भी करते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव करने पर 1 ही आएगा, और फिर 1 से cos में मल्टीप्लाई करोगे फिर cos ही होगा, इसीलिए sin x का डेरिवेटिव डायरेक्ट cos लिख दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, cos x इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा cos x। तो sin x का डेरिवेटिव cos x है, ये एंगल का भी हुआ है, लेकिन एंगल में x लिखा है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, इसलिए ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ एंगल x नहीं है, 2x है, तो फिर 2x का करना पड़ेगा। तो 2x का करोगे डिफ्रेंशिएशन, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यानी 2 गुणे 1 2, तो 2 पहले लिख दिए, 2 cos 2x। तो इस तरीके से आप कर ले जाते हैं, कितना रिजल्ट आता है। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा नहीं आप इसका बताओ, जो है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x, cos 3x, तो cos 3x का करेंगे तो पहले ये दिमाग में बैठाओ कि cos x का क्या होता है। तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो लिख लो माइनस साइन x। तो x का काम यहाँ कौन कर रहा है, 3x, तो ये हो गया आपका माइनस साइन 3x। फिर 3x का करो, तो 3x का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, बस 3 आएगा, तो इसमें 3 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी माइनस 3 साइन 3x आएगा। ये इसका डेरिवेटिव हो गया cos 3x का, माइनस 3 साइन 3x। तो इस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस आपको समाप्त हो गया, और ये उम्मीद करते हैं कि ये समझ में भी आया होगा, और आप जो है स्टार्टिंग से फिर से जो है इसको एक बार रिप्ले करके देखिएगा, और ये सीक्वेंस में नोट करते जाइएगा कि हाँ किस फार्मूले का किसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा है। अगर ये फार्मूला नहीं याद आएगा तो बड़े बड़े जो डेरिवेशन है उसका आप डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं ये समझ चुके होंगे। फिर से जो है आप एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर अधिक से अधिक करें, और जो है आपका जिससे जो है ये वीडियो जो है सभी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जो है आपको इसके बिना फिजिक्स आपका अधूरा ही रह जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।